नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक तिवारी आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ और उस वीडियो का नाम है गति के नियम। ये फिजिक्स का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। गति का नियम ये स्टार्ट करेंगे, देखते हैं गति का नियम क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों गति का नियम। और सबसे पहली बात, ये जो गति के नियम हैं, गति के नियम जो होते हैं, गति के कुल 3 नियम हैं। और गति के नियम जो हमको बताए थे या जो गति के नियम जो दिए थे फिजिक्स में, वो दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। और इस प्रिंसिपिया बुक में उन्होंने गति के नियमों की व्याख्या की है। गति के जो नियम हैं, गति के कुल 3 नियम हैं। और ये गति के जो 3 नियम होते हैं, ये हमें एक भौतिक राशि है जिसका नाम है बल की व्याख्या करते हैं। गति के नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे, जो उनके द्वारा लिखी गई प्रिंसिपल बुक में और लिखित हैं। और गति के कुल 3 नियम हैं और तीनों ही नियम हमें बल के बारे में बताते हैं। दोस्तों गति के जो नियम हैं, हम पहले नियम की बात करते हैं, गति का प्रथम नियम या न्यूटन की प्रथम नियम। इस गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसी ही नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। प्रथम नियम जो है ये हमें नियत बल के बारे में बताता है। नियत बल का मतलब है कि यदि हमें किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है तो हमें उस वस्तु पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट बल लगाना होगा, और उस बल को मैं कहता हूँ नियत बल। इस प्रथम नियम में एक शब्द लिखा हुआ है इनर्शिया, जड़त्व। ये जड़त्व क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जड़त्व होता है किसी भी वस्तु का वह गुण जो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कि माना कि कोई वस्तु है, ए वस्तु है, और ये किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। और यदि मैं इसे स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाना चाहता हूँ तो मुझे इस वस्तु पर बल लगाना होगा, क्योंकि बिना बल के इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हर एक वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, उस वस्तु के अंदर एक गुण पाया जाता है जो जड़त्व कहलाता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात यदि वस्तु स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर रहेगी, यदि गतिशील अवस्था में वो गति करती रहेगी, क्योंकि उस वस्तु में पाया जाता है जड़त्व। यदि हमें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है तो हमें उस वस्तु पे बल लगाना होगा, और बल की मात्रा जो है वो उस वस्तु के जड़त्व से ज़्यादा होनी ही चाहिए। क्योंकि यदि मेरे द्वारा लगाए गए बल का मान जड़त्व से ज़्यादा नहीं है तो मैं कभी भी किसी भी कंडीशन में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता। ये जो जड़त्व होता है, ये जड़त्व सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। स्थिर अवस्था में भी पाया जाता है, गतिशील अवस्था में भी पाया जाता है, और दिशा में भी पाया जाता है। दिशा का मतलब है यदि आप वस्तु को वृत्ताकार घुमा रहे हो तो भी उसमें एक जड़त्व उत्पन्न होता है, वो दिशा का जड़त्व कहलाता है। गतिशील अवस्था में तो गति का जड़त्व है, और स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था का जड़त्व होता है। और तीनों ही अवस्थाओं की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए मुझे हर वस्तु पर, चाहे वो किसी अवस्था में हो, मुझे बल लगाना होगा। क्योंकि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल ही होना चाहिए, क्योंकि बल नहीं होगा तो उसके जड़त्व के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ये जो जड़त्व है किसी भी वस्तु में, वो वस्तु के द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, तो किस वस्तु का जड़ ज़्यादा होगा? हमेशा याद रखना, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, जड़त्व का मान भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जड़त्व जो होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अर्थात जड़त्व की माप उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। जड़त्व ज़्यादा, इसका मतलब है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा रहा होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी ज़्यादा होता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होता है। और ज़्यादा द्रव्यमान ज़्यादा जड़त्व, इसका मतलब है मुझे उस पर ज़्यादा बल लगाना होगा। ज़्यादा बल का मतलब है उसके जड़त्व से ज़्यादा बल लगाना होगा। कम द्रव्यमान कम जड़त्व, तो मुझे बल भी कम लगाना होगा उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए। जड़त्व का ये जो नियम दिया था, जड़त्व का नियम ये गैलीलियो ने दिया था, इसलिए हम
जड़त्व का नियम, अगर आपसे पूछे कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, आप बताना जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने, और गति का प्रथम नियम दिया था न्यूटन ने। इस जड़त्व को समझाया था गैलीलियो ने, और यदि मुझे स्थिति में परिवर्तन करना है तो मुझे इस पर बल लगाना होगा, ये बताया था न्यूटन ने। इसलिए गति का प्रथम नियम पूछे तो बताना न्यूटन ने दिया, जबकि जड़त्व का नियम किसने दिया था तो आप बताओगे गैलीलियो ने दिया। जड़त्व सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि कोई बस है, हम बैठे हुए हैं, बस अचानक स्टार्ट होकर चलने लग जाए तो आपने देखा होगा कि आप पीछे क्यों झुक जाते हो, क्योंकि आप स्थिर अवस्था में हो तो आपकी बॉडी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, परंतु जैसे ही वो गाड़ी आगे चलती है तो आपकी बॉडी जो स्थिर अवस्था में रहना ही चाहती है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाती है। बस चल रही है तो आपकी बॉडी भी चल रही है, आप भी गति कर रहे हो बस के साथ साथ, बस अचानक रुक जाएगी, बस पे मैं ब्रेक लगा दूंगा, इसका मतलब मैंने बस पे बल लगाया, जबकि आप पे कोई बल नहीं लगा पाया, इसलिए आप थोड़े आगे की तरफ झुक जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी लगातार गति करना ही चाहती है। इसके अलावा कैरम बोर्ड में जब आप स्ट्राइकर से गोटियों को खेलते हैं, गोटियों पे मारते स्ट्राइकर को, तो देखा होगा नीचे वाली गोटी बाहर निकल जाती है, बाकी सभी गोटियाँ वहाँ पे जमी रह जाती हैं। कंबल को फटकारने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, पेड़ को हिलाने पर फल गिरते हैं, हम सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं, चलती गाड़ी से उतरते वक्त आगे की ओर मुँह करके थोड़ी देर तक भागते रहते हैं। ये जो भी एग्जाम्पल हैं ये सब जड़त्व के उदाहरण कहलाते हैं। कोई वस्तु है, उसे मैंने, कोई पत्थर है, उसे मैंने धागे से बांध कर उसे घुमा रहा हूँ, अचानक जब मैं उसे ऐसे घुमा रहा होता हूँ, वृत्ताकार पथ पे घुमा रहा होता हूँ, अचानक मेरी इस बिंदु पर रस्सी टूट गई, तो ये जो पत्थर होता है वो इस वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश गति कर जाता है। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो घटना है, ये भी जड़त्व की घटना कहलाती है। तो दोस्तों, ये कहलाता है गति का प्रथम नियम, जो जड़त्व के बारे में हमें बताता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। ये द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है, द्रव्यमान ज़्यादा तो जड़त्व ज़्यादा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम होगा। और इसके जड़त्व को, हाँ एक बात और, कभी वस्तु का जड़त्व ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान ही कम या ज़्यादा हो सकता है। यदि बल ज़्यादा होगा तो स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, अगर बल ज़्यादा नहीं हुआ तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये कहलाता है गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। अब अगला नियम देखते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट नियम है, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम। देखो दोस्तों, गति का जो दूसरा नियम है, ये हमें नियत बल की परिमाण अथवा उसकी मात्रा को बतलाता है। नियत बल की परिमाण अथवा मात्रा का मतलब है कि यदि मुझे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है तो मुझे कितना बल लगाना होगा, कितना, उसकी मात्रा बताएगा दूसरा नियम। तीनों नियमों में जो आधारभूत नियम है, तीनों नियमों में जो आधारभूत नियम है, जो फंडामेंटल जो लॉ है न्यूटन का, वो दूसरा नियम ही है। अर्थात इस दूसरे नियम की सहायता से ही मैं पहला नियम और दूसरे नियम की सहायता से मैं तीसरे नियम की स्पष्ट व्याख्या कर सकता हूँ। गति का दूसरा नियम को जानने से पहले मैं एक शब्द आपको बताता हूँ, संवेग, मोमेंटम, पी। ये जो संवेग होता है, ये जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम संवेग होता है P बराबर mv, जहाँ m होता है वस्तु का द्रव्यमान और v होता है वस्तु का वेग। मतलब कि वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग का जो गुणनफल होगा वो वस्तु का संवेग कहलाएगा। अर्थात यदि वस्तु के संवेग के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी उस वस्तु के साथ जोड़ा जा रहा है, उस वस्तु के द्रव्यमान की बात की जा रही है, तो वो उसका संवेग कहलाता है। यदि मैं बोलूँ कि वस्तु v बराबर 0 है, मतलब कि वस्तु का वेग 0 है, अर्थात वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में वस्तु का कुल संवेग 0 होगा। अर्थात जब v बराबर 0 होगा तो p बराबर v 0 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि स्थिर अवस्था में वस्तु का संवेग 0 होता है। वस्तु में संवेग केवल स्थिर अवस्था के अलावा गतिशील अवस्था में ही पाया जाएगा। संवेग p बराबर mv, मतलब कि मैं हूँ और मेरा माना कि मेरा जो द्रव्यमान है वो 60 किलोग्राम है और मैं ठहरा हुआ हूँ, तो इस अवस्था में मेरा संवेग है 0। लेकिन यदि मैं किसी निश्चित वेग से गति करना प्रारंभ करता हूँ, इस तरह से यदि गति करना प्रारंभ करता हूँ, तो जैसे ही मैं गति करना प्रारंभ कर दूंगा तो मेरे अंदर संवेग उत्पन्न हो जाएगा।
जितना ज़्यादा मेरा वेग बढ़ेगा उतना संवेग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा मेरा वेग कम होगा उतना ही मेरे संवेग में भी कमी आ जाती है, और यदि वेग 0 हो गया तो संवेग भी 0 हो जाएगा। दोस्तों संवेग में अगर मैं बात करता हूँ कि मैं इस तरह से टहल रहा हूँ तो मैं लगातार इस तरह से टहलता रहूँगा। कब तक? जब तक कि कोई आदमी, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मुझ पर आकर बल ना लगा दे। यदि अगर मेरी स्थिति में, यदि मेरे वेग में मैं स्वयं परिवर्तन कर रहा हूँ तो मैं भी अपने ऊपर एक बल लगा रहा हूँ जो पेशी बल कहलाता है। माना कि मैं इस तरह टहल रहा हूँ और अचानक मैं खुद रुक जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने खुद को रोका है, मैंने अपने ऊपर मेरा खुद का पेशी बल लगाया है। यदि मैं इस तरह टहल रहा हूँ और अचानक मैं दौड़ने लग जाऊँ, मैं खुद दौड़ने लग जाऊँ तो मैंने अपने आप पर बल लगाया, पेशी बल लगाया, जिसकी वजह से मैं अपनी खुद की स्थिति में परिवर्तन कर रहा हूँ। मतलब कि मेरी भी स्थिति में परिवर्तन यदि होना है, यदि मैं खुद करूँगा तो भी मैं अपने आप पर बल लगाऊंगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर मुझे किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन करना है तो मुझे उस वस्तु के ऊपर बल लगाना ही पड़ेगा। चाहे मैं खुद लगाऊं, चाहे कोई व्यक्ति, दूसरा आदमी मुझ पे आगे बल लगाए, लेकिन बल तो लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कोई मुझ पे बल लगाएगा, माना कि मैं टहल रहा हूँ, किसी तरह से कोई व्यक्ति आया, किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया तो मेरा वेग ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा, और वेग ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा तो मेरा संवेग में ज़्यादा परिवर्तन होगा। और यदि कोई व्यक्ति हल्का सा धक्का देगा तो उसने कम बल लगाया तो वेग कम बदलेगा, कम वेग बदलेगा तो उसके संवेग में भी कम वृद्धि होगी। मतलब कि कहने का अर्थ है कि आपको संवेग में परिवर्तन करना है तो आपको वस्तु पे बल लगाना तो पड़ेगा ही। अर्थात किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा बल उतना ज़्यादा संवेग में परिवर्तन, जितना कम बल उतना संवेग में कम परिवर्तन। अगर बल 0 होगा तो संवेग में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। अर्थात कह सकता हूँ कि F समानुपाती mv/t, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्लाइड फोर्स, F समानुपाती mv/t। तो दोस्तों जब मैं समानुपाती चिन्ह को हटाता हूँ तो कांस्टेंट लगाता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट माना k है mv/t। और एक बात और, यदि कोई वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात अगर परिवर्तन होगा तो केवल वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण। अर्थात F बराबर हो जाएगा kma, चूँकि a होता है v/t, वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यदि k मैं 1 बोल दूँ तो F हो जाएगा ma। ये बल का फॉर्मूला होता है, F ma। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने संवेग बताया था, ये संवेग जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, m किलोग्राम v मीटर पर सेकंड। संवेग सदिश राशि है जिसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये जो बल है, ये बल भी सदिश राशि है, बल का ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन। इस बल के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यदि दोस्तों F बराबर ma है तो F बराबर mg भी हो सकता है। m होता है द्रव्यमान, a होता है त्वरण, m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो जब F बराबर ma होता है तो F बराबर mg भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जहाँ g होता है, g की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि मैं आपसे बात पूछूं कि वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, अब वो स्थिर अवस्था में है, अब मैं चाहता हूँ कि उस वस्तु को मैं गतिशील अवस्था में ला दूँ, तो बिना बल की संभव नहीं है, मुझे बल लगाना पड़ेगा। ये पहला नियम हमें बताता है। लेकिन कितना बल लगाना पड़ेगा वो हमें दूसरा नियम बताएगा, और वो फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा F mg। अर्थात F m की वैल्यू दे रखी है 1, g की वैल्यू दे रखी है 9.8, तो टोटल जो बल हो जाता है वो हो जाता है 9.8 न्यूटन। मतलब कि 1 किलोग्राम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए मुझे उस वस्तु पर न्यूनतम 9.8 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा ही। यदि बल का मान इससे कम हो जाएगा तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन भी नहीं होगा। कोई भी वस्तु दे रखी हो, अलग अलग द्रव्यमान दे रखा हो, माना कि 25 किलोग्राम दे रखा हो, तो 25 किलोग्राम में कितना न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, तो आपको बल F बराबर क्या होता है mg। m की वैल्यू 25, g की वैल्यू 9.8, इसकी वैल्यू हो जाती है 245 न्यूटन। सपोज कीजिएगा कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम वस्तु में कितना बल लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखना कि ये ग्राम में है, जबकि बाकी पहले जो एग्जाम्पल लिए गए उनमें किलोग्राम आ रहा था। तो द्रव्यमान को हमेशा आपको किलोग्राम में लेना होगा।
अगर 500 ग्राम है तो इसे अपॉन में 1000 करके किलोग्राम में बदलो, अर्थात आधा किलोग्राम हो जाएगा। और F बराबर mg की सहायता से m 1/2 g 9.8, इसे कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.9 न्यूटन। तो आधा किलोग्राम वस्तु पर मुझे 4.9 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को उस वस्तु के द्वारा या उस वस्तु पर लगाए गए बल में परिवर्तित कर सकते हो, F बराबर mg की सहायता से। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि मुक्केबाज है, वो किसी दूसरे मुक्केबाज पे के मुंह पे मुक्का मार रहा है, तो वो मुक्केबाज जिसके मुंह पे मुक्का लगने वाला है वो अपने मुंह को थोड़ा सा पीछे क्यों लेके जाता है, क्योंकि जब वो ऐसा करता है तो उस मुक्के को मुंह पे पड़ने से पहले उसके द्वारा लगाए गए समय का मान थोड़ा बढ़ जाएगा, और समय का मान बढ़ जाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा। एक विकेट कीपर जब बॉल पकड़ता है तो वो हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, क्योंकि ऐसा करने से बॉल उसके हाथों में आने से पहले समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लेगी, और ज़्यादा ले लेगी तो बल का मान कम हो जाएगा। उस विकेट कीपर को जो दर्द होगा उस दर्द का एहसास कम होगा। हम कैच पकड़ते हैं, कैच पकड़ते समय भी हम अपने हाथों को नीचे क्यों लेके आते हैं, जिससे बॉल हमारे हाथों में आने से पहले समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लेगी, जिसकी वजह से बल का मान कम हो जाएगा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो धावक होता है या एक कोई लंबी कूद की कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, लंबी कूद की, माना 16 फीट की लंबी कूद है, आप उसे कूदना चाहते हो, तो जो धावक उसे कूदना चाहता है, जो एथलीट उसे कूदना चाहता है, वो थोड़ा दूर से भाग कर आएगा, क्योंकि ऐसा जब वो दूर से भाग कर आएगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, और जब उसका वेग बढ़ जाएगा तो उसका समवेग बढ़ जाएगा। तो एक निश्चित समवेग प्राप्त करने के लिए कोई भी एथलीट जो होता है लंबी कूद में, वो दूर से भाग कर आता है। इसके अलावा माना कि कोई एक कराटेबाज है और वो किसी मोटी लकड़ी को तोड़ना चाहता है, तो वह हाथों को थोड़ा बहुत जोर से लेके आता है, क्योंकि जब वो जोर से लेके आएगा तो पहली बात तो है कि वो उसका हाथ बहुत जल्दी पास में आया, बहुत जल्दी आया। जब बहुत जल्दी आएगा तो समय का मान कम हो जाएगा और बल का मान बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जब वो जोर से लेके आएगा तो इसका वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ जाएगा तो संवेग बढ़ जाएगा, और संवेग बढ़ जाएगा तो मतलब कि बल का मान भी बढ़ जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये गति के दूसरे नियम के होते हैं। तो ये होता है गति का दूसरा नियम, जो कि हमारा आधारभूत नियम है, और ये हमें नियत बल की परिमाण अथवा मात्रा बताता है। नियत बल की मात्रा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा F = mg, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। दोस्तों ये है गति का दूसरा नियम। अब अगला नियम देखते हैं, और अगले नियम बताने से पहले हम आपको एक शब्द बताते हैं, हम आपको एक सिद्धांत या एक नियम बताते हैं। वो नियम है संवेग संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम, इसमें संरक्षण का मतलब होता है कि जो चीज़ जितनी है उतनी है, स्थिर है, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है। दोस्तों अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि मुझे वस्तु के संवेग में परिवर्तन करना है तो मुझे उस वस्तु पे बल लगाना होगा, बिना बल के संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात मैं ये कहूँ कि यदि किसी भी वस्तु पर F = 0 है, बल लगा ही नहीं, तो इसका संवेग कभी बदलेगा ही नहीं। मतलब कि अगर जो व्यक्ति है यदि वो जिस तरह से घूमता जा रहा है वो लगातार उसी तरह से ही घूमता रहेगा, उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संवेग में परिवर्तन के लिए आपको बल लगाना तो पड़ेगा ही। अर्थात यदि बल 0 है तो संवेग नहीं बदलेगा, और संवेग नहीं बदलेगा तो संवेग हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, संवेग हमेशा नियत रहता है। ये कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम। या फिर मैं इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकता हूँ कि माना कोई वस्तु आ रही है, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु चलती हुई आ रही है। जो वस्तु ठहरी हुई है, जो रुकी हुई है, इसका संवेग है 0, और जो चलकर आ रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, किसी निश्चित वेग से, तो इसके अंदर कुछ संवेग है। जैसी वो वस्तु आएगी और आकर इस वस्तु से टकराएगी, और टकराकर फिर दोनों वस्तुएं आपस में दूर हट जाती हैं। तो दोस्तों टक्कर से पहले इस वस्तु का जो संवेग था, माना कि इस वस्तु का जो संवेग था, जो चल कर आ रही है उसका संवेग था 100, और जो ठहरी हुई थी उसका संवेग होता है हमेशा 0, याद रखना। स्थिर अवस्था में संवेग 0 होगा। और ये जो संवेग है वो टक्कर से पहले का है, टक्कर से पहले, मतलब कि ये वस्तु अभी इस वस्तु से टकराई नहीं है, तो टक्कर से पहले कुल संवेग मैंने देखा कितना था, 100। अब माना वस्तु टकरा गई है, और वस्तु टकरा गई तो मैंने देखा कि ये वस्तु भी गति करेगी, और माना ये वस्तु जब गति करेगी तो गति करते समय संवेग उत्पन्न हो गया।
और इसमें जो संवेग उत्पन्न हुआ दूसरी वस्तु में, वो संवेग उत्पन्न हुआ था पहली वस्तु से, क्योंकि पहली वस्तु ने कुछ संवेग इसको दे दिया होगा। माना इस पहली वस्तु ने, माना ये ए थी, ये बी थी, इसका संवेग था 100, इसका संवेग था 0, कुल संवेग था 100 टक्कर से पहले। और यदि टक्कर की बात करता हूँ, टक्कर के बाद माना बी का संवेग हो जाता है 40, तो दोस्तों ए का मान हो जाएगा 60। मतलब कि जितना इसके संवेग में कमी आएगी उतना इसका संवेग बढ़ जाएगा। मतलब कि टक्कर से पहले 100 था, तो टक्कर के बाद भी दोनों को ऐड करोगे तो भी 100 आएगा। कहने का अर्थ है कि संवेग ना तो बढ़ेगा ना घटेगा टक्कर से पहले, टक्कर के बाद, क्योंकि हम अभी तक बाह्य बल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बाह्य बल का उपयोग नहीं करेंगे तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद सभी वस्तुओं का कुल संवेग हमेशा नियत बना रहता है, एक समान बना रहता है। ये कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम। और दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम जो है ये हमें दूसरा नियम बताता है, जबकि संवेग संरक्षण नियम पर तीसरा नियम आधारित है। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि संवेग संरक्षण नियम का पालन कौन सा नियम करता है, या संवेग संरक्षण नियम पर कौन सा नियम आधारित है, तो आप बताना तीसरा नियम, थर्ड लॉ। और यदि आपसे पूछे कि संवेग संरक्षित रहता है, ये कौन सा नियम बताता है, आप बताना दूसरा नियम बताता है। और दूसरा नियम हमें कहता है कि यदि मैंने बल नहीं लगाया तो संवेग के मान में परिवर्तन भी नहीं होगा। दोस्तों, अब इसी संवेग संरक्षण नियम पर एक नियम आधारित है जो अभी मैंने बताया, वो है तीसरा नियम। और तीसरा नियम हमें क्या कहता है? तीसरा नियम गति का तीसरा नियम, इसे मैं कहता हूँ क्रिया प्रतिक्रिया नियम, और इसी को ही मैं कहता हूँ संवेग संरक्षण का नियम। दोस्तों, गति का जो तीसरा नियम है ये हमें बल की प्रकृति और उसके गुण को बताता है। जो बल हम लगा रहे हैं वो बल की प्रकृति कैसी है, उसका गुण क्या है, ये जो बताएगा वो तीसरा नियम बताता है। तीसरा नियम हमें ये बताता है कि जो बल हम लगाते हैं, या इस दुनिया में जो बल उत्पन्न होता है, बल कभी भी एकल नहीं होता, बल हमेशा युग्मों में पाए जाते हैं, बल हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, बल हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। एकल बल का, सिंगल फोर्स का इस दुनिया में कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात यदि मैंने किसी वस्तु पे बल लगाया तो उसी समय एक बल और उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कि बल हमेशा दो होंगे। किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाएगा तो वहाँ पे दो बल होंगे। जैसे कि माना कि मैंने एक बॉल उठाई और उस बॉल को उठाकर मैंने किसी दीवार पे फेंकी, तो मैंने उस बॉल को उठा के दीवार पे फेंका, तो उस बॉल ने दीवार पे बल लगाया। लेकिन हम देखते हैं कि बॉल जब दीवार से टकराती है तो टकराकर वापस भी आ जाती है। इसका अर्थ है कि दीवार ने भी उस बॉल पे बल लगाया होगा। मतलब कि जितना बल बॉल ने दीवार पे लगाया होगा तो ये पहला बल हो गया, उतना ही बल दीवार ने बॉल पे लगाएगा, ये दूसरा बल हो गया। और आपने इस एग्जाम्पल में देखा होगा कि पहला बल जो लग रहा था वो इस तरफ लग रहा है, तो दूसरा बल इस तरफ लग रहा है, और दोनों ही बल दिशा में विपरीत हैं, लेकिन दोनों ही बलों की मात्रा समान होती है। अर्थात यही नियम जो है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, यही नियम कहलाएगा प्रतिक्रिया नियम कहलाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। अर्थात माना कि वस्तु है ए, एक वस्तु है बी, और माना कि वस्तु ए बी पे बल लगा रही है, तो जितना बल ए बी पे लगाती है उतना ही बल विपरीत दिशा में बी ए पे भी लगाएगी। अर्थात यदि मैं बोलूँ एफ ए बी का मतलब होता है कि बी ए पर बल लगा रही है, तो जब बी ए पे बल लगाएगी तो ए भी बी पे बल लगाएगा। दोनों बल बराबर भी होंगे, मतलब कि बराबर होंगे। किसके बराबर होगा ये? जब ए बी पे लगाएगा, मतलब कि बी ए, इसका मतलब होता है ए बी पे बल लगा रहा है, तो जितना बल बी ने ए पे लगाया उतना ही बल ए ने बी पे लगाया। दोनों ही बल बराबर हैं, लेकिन दोनों ही बल दिशा में विपरीत होते हैं। एक बल जो इधर लगा, दूसरा बल इधर लगा, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का गणितीय समीकरण होता है, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया नियम ही है जिस पर सभी कार्य आधारित हैं। हम जितने भी कार्य करते हैं सभी के सभी कार्य क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित होते हैं। जैसे कि मैं चल रहा हूँ, तो जैसे मैं चल रहा होता हूँ तो मेरा जो अगला पैर आगे की ओर बढ़ेगा, ये बल लगाएगा पेशेबल आगे की ओर।
लेकिन मेरा पिछला जो पैर होगा वो पीछे की ओर घर्षण बल लगाएगा। दोनों ही बल बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। आगे वाला पैर आगे की ओर जा रहा है, तो पिछला वाला पैर पीछे की ओर घर्षण बल लगा रहा है। हम जब तैरते हैं तो तैरने के दौरान हम अपने हाथों से पानी को पीछे ढकेलते हैं, तो पानी हमें आगे की ओर ढकेलेगा। मैं कभी नाव से उतरूँगा, तो जब मैं नाव से नीचे उतरूँगा तो मैं नाव को पीछे की ओर धक्का दूंगा, तो नाव मुझे आगे की ओर धक्का देगी। मैं नाव पर बैठकर पतवार से मैं पानी को पीछे ढकेलूँगा, तो पानी नाव को आगे की ओर ढकेलेगी। मैं बंदूक से गोली चलाऊँगा तो गोली आगे की ओर जाएगी, पर वो गोली बंदूक को पीछे ढकेलेगी। मैं किसी अग्निशामक यंत्र का उपयोग करूँगा तो अग्निशामक यंत्र को काफ़ी टाइट पकड़ना पड़ता है, क्योंकि जितना प्रेशर गैस पर लगेगा उतना ही गैस भी प्रेशर पीछे को लगेगा। गुब्बारे से हवा निकलेगी, तो गुब्बारे से जब हवा निकलेगी तो गुब्बारे की हवा यदि आगे की ओर जाएगी तो गुब्बारा खुद पीछे की ओर जाएगा। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं, पर ये जो कुछ एग्जाम्पल होते हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के एग्जाम्पल होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है संवेग संरक्षण का नियम। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे लगभग हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेपर में आ जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट की गति किस नियम का पालन करती है, तो आप बताना रॉकेट की गति जो है वो संवेग संरक्षण नियम का पालन करती है। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण नियम का पालन करती है, ये याद रखना है आपको। और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये जो नियम होते हैं ये गति के 3 नियम होते हैं जो न्यूटन ने बताते हैं। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो दोस्तों जितना भी आप इस समझ सको आपके लिए उतना ही बेटर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।